brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। तारीख 25 जुलाई 2024। जगह टेक्सास का अल पासो। अमेरिका की कई एजेंसियां एक प्लेन की लैंडिंग का इंतजार कर रही थी। जिसका इंतजार था वो प्लेन पड़ोस के मेक्सिको से आ रहा था। उसमें 2 कुख्यात लोग बैठे थे। उन्हें बताया गया था कि मेक्सिको के अंदर प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, मगर एन मौके पर प्लेन ने रास्ता बदल दिया। फिर वो टेक्सास के एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही दोनों ने बाहर का नज़ारा देखा, उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ आ चुका था कि खेल खत्म हो चुका है। कौन थे वो दोनों लोग? अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को सुनिए। The first is Ismael Zambada Garcia, or El Mayo, a co-founder of the cartel. He is facing charges for fentanyl trafficking, money laundering, firearms offenses, kidnapping, and conspiracy to commit murder. The second, Joaquin Guzman Lopez, is a son of its other co-founder, known as El Chapo, and is facing charges for trafficking in large quantities of cocaine, heroin, and meth, among other drugs. Both defendants will have their initial appearances in federal court in the coming days. पहले का नाम इस्माइल जम्बादा गार्सिया उर्फ अल्मायो, सिनालोआ कार्टेल का को फाउंडर। आरोप फैंटनिल की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, हिंसा, अपहरण और हत्या की साजिश। दूसरा शख्स था जोचिम गुज़मैन लोपेज, सिनालोआ कार्टेल के को फाउंडर अल चापो का बेटा। अल चापो 2017 से अमेरिका की जेल में बंद है। उसकी कहानी हम दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बेटे पर क्या आरोप है? कोकीन, हेरोइन, मेथ समेत दूसरे खतरनाक ड्रग्स की तस्करी करना। अल्मायो और गुज़मैन लोपेज की गिरफ्तारी को अमेरिकी एजेंसियों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। अल्मायो पर 125 करोड़ रुपए का इनाम था। पिछले 30 वर्षों से उसने मेक्सिको और अमेरिका की नाक में दम कर रखा था। मेक्सिको में पुलिस उसके ऊपर हाथ डालने से डरती थी। वो पर्दे के पीछे से अपना गैंग चलाता रहा था। अल्मायो की 1 या 2 तस्वीर आपको इंटरनेट पर मिलेगी। इसके अलावा उसको बहुत कम लोगों ने देखा था। गुमनाम रहकर भी वो अमेरिका का सिरदर्द बन चुका था। उसने फैंटनिल की इतनी तस्करी कराई कि ये अमेरिका में महामारी बन गई। हर साल अमेरिका में लगभग 1 लाख लोग इसकी वजह से मारे जाते रहे हैं। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह ये ड्रग है। तो आज हम जानेंगे अल्मायो और सिनालोआ कार्टेल की कहानी, और क्या अल्मायो की गिरफ्तारी से ड्रग्स की समस्या खत्म हो जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी सिनालोआ कार्टेल और अल्मायो की। पहले बेसिक समझ लेते हैं। सिनालोआ कार्टेल मेक्सिको में बेस्ड है। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बसा है। पिछले कई दशकों से ये देश ड्रग की सप्लाई का केंद्र बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह है मेक्सिको का भूगोल। मेक्सिको के पूरब और पश्चिम में समंदर है। उत्तरी सीमा अमेरिका से लगी है, जो कि ड्रग्स का बहुत बड़ा मार्केट है। मेक्सिको के दक्षिण में ग्वाटेमाला और बेलिज है, और नीचे जाने पर होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा जैसे देश आते हैं। फिर साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। इन देशों में शासन व्यवस्था बहुत स्थिर नहीं है। ड्रग की स्मगलिंग, गैंग वायलेंस, भ्रष्टाचार और पलायन जैसी समस्याएं यहाँ बहुत आम हैं, जिसकी वजह से ये इलाका अपराधियों के लिए मुफीद हो जाता है। दूसरी बात, मेक्सिको में ड्रग्स गिरोह सरकारी अधिकारियों और नेताओं को पर्याप्त घूस देते हैं। आपको ऐसे कई मंत्रियों के नाम मिल जाएंगे जिनको इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। जो ड्रग तस्करों का साथ नहीं देते, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे पत्रकारों और नेताओं की हत्या बहुत आम है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से अब तक 156 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। वे संगठित अपराध, हिंसा और ड्रग की तस्करी की जांच कर रहे थे। इन्हीं वजह से मेक्सिको में ड्रग का व्यापार फलता फूलता गया। कितना बड़ा है ये कारोबार, आइए समझते हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने 2018 में एक आकलन किया था। इसमें कहा गया कि सिर्फ अमेरिका में मेक्सिको से 1,75,000 करोड़ रुपए के ड्रग भेजा जाता है। कुछ संस्थाओं का दावा है कि मेक्सिको के ड्रग कारोबारी हर साल 41 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई कर लेते हैं। ये कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज़्यादा है। लेकिन इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे और सिनालोआ इसमें आगे कैसे निकला?
ये बात है 19वीं शताब्दी की। उस समय अमेरिका में किसी भी तरह की नशीली चीज़ों के इस्तेमाल पर कई तरह के नियम कानून नहीं लगाए गए थे, मतलब कोई भी नियम कानून नहीं था। कुछ शहरों में अफीम पर पाबंदी ज़रूर थी, लेकिन उसका ठीक से पालन नहीं किया जाता था। नतीजा ये हुआ कि नशेड़ियों की संख्या बढ़ती चली गई। 20वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में 3 लाख से अधिक ड्रग एडिक्ट हो चुके थे। इससे सरकार को चिंता हुई। दिसंबर 1914 में अमेरिकी संसद ने हैरिसन नारकोटिक्स एक्ट को मंजूरी दी। इस एक्ट के तहत अफीम और कोकीन बनाने, आयात करने, बेचने, जमा करने या किसी को बांटने जैसे कामों को रेगुलेट किया जाएगा। इस पर स्पेशल टैक्स भी लगाया गया। जब इससे भी काम नहीं बना तो 1924 में सरकार ने हेरोइन को पूरी तरह से बैन कर दिया। जब अमेरिका में किल्लत हुई तो पड़ोसी मेक्सिको को एक मौका दिखा। मेक्सिको के किसानों ने ड्रग बनाकर अमेरिका में बेचना शुरू कर दिया। उन्हें अच्छा खासा फायदा हुआ। फिर उनकी संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये संगठित व्यापार में बदल गया। सरकार पैसा लेकर ड्रग माफियाओं को शह देती। दूसरी तरफ 1980 के दशक में अमेरिका में क्रैक कोकीन की मांग अचानक से बढ़ने लगी थी। ये बाकी ड्रग्स की तुलना में सस्ता होता था और हर गली के नुक्कड़ पर आसानी से उपलब्ध था। 1982 से 1985 के बीच अमेरिका में कोकीन लेने वालों की संख्या लगभग 16 लाख थी। इसकी सप्लाई कोलंबिया से हो रही थी। इस धंधे में मेडलिन कार्टेल का नाम सामने आया। उसका सरगना था पाब्लो एस्कोबार। दिसंबर 1993 में एस्कोबार मारा गया। उसके बाद मेडलिन कार्टेल बिखर गया। कोलंबिया के गिरोह पीछे छूटने लगे। तब इस खाली जगह को मेक्सिकन ड्रग कार्टेल ने भरना शुरू किया। इसमें सबसे आगे सिनालोआ कार्टेल आया। वैसे तो इसकी नींव 1987 में ही रख दी गई थी, लेकिन ये एस्कोबार की मौत के बाद खूब फला और फूला। इसको 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। पहला था अल चापो, जो अभी अमेरिका की जेल में बंद है। दूसरे का नाम था हेक्टर पाल्मा सालाजार, जो 2016 तक अमेरिका की जेल में बंद था। सजा काटने के बाद उसको वापस मेक्सिको भेज दिया गया। तीसरा शख्स अल्मायो था, जिसको 25 जुलाई को टेक्सास में गिरफ्तार किया गया। तीनों ने मिलकर सिनालोआ कार्टेल को काफ़ी आगे पहुंचा दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह अल चापो था। 4 वजहों से उसको सफलता मिलती गई। नंबर 1, रॉबिन हुड की छवि। उसने सिनालोआ में बहुत सारे घर बनवाए। वो गरीब लोगों को पैसे बांटता था। अपने इलाके की जनता के लिए वो किसी देवदूत से कम नहीं था। दूसरी वजह उसकी क्रूरता थी। अल चापो अपने काम के प्रति क्रूर था। किसी भी किस्म की नाफरमानी उसे बर्दाश्त नहीं थी। वो किसी को नहीं बख्शता था। और नंबर 3, सुरंग के जरिए तस्करी। अल चापो ने ड्रग की तस्करी में एक नया इजाद किया। उसने बॉर्डर के नीचे सुरंग खोदकर ड्रग्स की सप्लाई शुरू की। अल चापो बहुत कम माल ज़मीन, पानी या हवा के रास्ते भेजता था। वहाँ पुलिस और ड्रग्स एजेंसी का पहरा होता था। बाकी के गिरोह यहीं पर मात खा जाते थे। अल चापो ने अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में अपना नेटवर्क तैयार किया था। उसने सिनालोआ कार्टेल के बिजनेस को कई गुना बढ़ाया। कहा जाता है कि वो एक साल में 25,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार कर लेता था। और नंबर 4, अल चापो पैसे खर्च करना जानता था। बाकी के गिरोह महंगे हथियारों और गाड़ियों पर पैसे लुटाते थे। अल चापो उन्हीं पैसों से नेताओं और अफसरों को खरीद लेता था। उनके पास सत्ता का सपोर्ट था। इस वजह से पुलिस उस पर हाथ नहीं डालती थी। फिर आया साल 2000। कई दशकों से मेक्सिको में सरकार चला रही पार्टी PRI चुनाव हार गई। नई सरकार ने ड्रग कार्टेल के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। तब सिनालोआ कार्टेल ने हिंसा का रास्ता लिया। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। फिर 2006 में सरकार ने वॉर ऑन ड्रग्स शुरू किया। इसमें अमेरिका ने मेक्सिको का साथ दिया। अमेरिका हमेशा से इन गिरोहों के खिलाफ था। उसने अरबों की रकम भी सरकारों को बांटी, मगर जब तक माफिया के इशारे पर चलने वाली सरकार रही, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार बदली तो माफिया गिरोह के खिलाफ जंग शुरू हुई। इसमें अमेरिका ने भी मदद की। इस मिशन में अल चापो उसका दुश्मन नंबर 1 था। उसको एक बार 1993 में भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो घूस देकर फरार हो गया था। फरवरी 2014 में उसे दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। इस बार उसको मेक्सिको की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक अल्टिपानो में रखा गया, मगर वहाँ भी वो बहुत दिनों तक नहीं रहा। जुलाई 2015 में वो बैरक के नीचे सुरंग बनाकर फरार हो चुका था। इसके बाद मेक्सिको के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू किया गया। मेक्सिको के उस समय के राष्ट्रपति एनरिक पेना नियतो बेहद नाराज हुए। उन्होंने अपनी टीम से साफ साफ कहा, अगर अल चापो को नहीं पकड़ा गया तो वापस मत आना। फिर 6 महीने के बाद खबर आई कि मेक्सिकन मरीन्स के एक ऑपरेशन में अल चापो पकड़ा गया।
छापेमारी के बाद वो कमरे की सुरंग से भाग निकला, लेकिन कार में भागते हुए उसे दबोच लिया गया। पकड़े जाने के बाद भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। उसने मरीन्स को धमकी दी, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। 2017 में अल चापो को अमेरिका में प्रत्यर्पित कर दिया गया। न्यूयॉर्क की अदालत में उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। जुलाई 2019 में अदालत ने अल चापो को आजीवन कैद के अलावा 3 साल की सजा सुनाई। अगर वो जेल से नहीं भाग सका तो वो वहीं मरेगा। मेक्सिको और अमेरिका को लगा था कि अल चापो के पकड़े जाने के बाद सिनालोआ कार्टेल टूट जाएगा। वो अल चापो के अरेस्ट की तुलना पाब्लो एस्कोबार की मौत से कर रहे थे, मगर ये सब भ्रम साबित हुआ। अल चापो कार्टेल का सबसे बड़ा लीडर तो था, लेकिन रिंगमास्टर कोई और था। उसका नाम था अल्मायो। अल्मायो पब्लिक में बहुत कम दिखता, उसके बारे में जांच एजेंसियों को कम ही जानकारी थी। उसको कार्टेल में अल सीनियर यानी सीनियर के नाम से बुलाया जाता था। बस उसके आदेश जारी होते हैं और पूरा गैंग उसका पालन करता है। गैंग में उसका असली नाम लेना भी मना है। अल चापो की गिरफ्तारी के बाद गैंग का पूरा भार अल्मायो के ऊपर आ चुका था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, इसलिए अल चापो के बच्चों की जिम्मेदारी उसने उठाई। जब 2019 में अल चापो के बेटे एल रोटेन को मेक्सिको पुलिस ने पकड़ा, तब अल मायो के गुंडों ने मेक्सिको के कई शहरों में तांडव मचा दिया। बाद में उसको रिहा करना पड़ा था। हालांकि अल रेटोन को 2023 में दूसरी बार अरेस्ट कर लिया गया, फिर उसको अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। क्या है अल्मायो की कहानी, आइए जरा ये समझते हैं। जनवरी 1948 में वो पैदा हुआ। सिनालोआ के कुलियाकन में पला बढ़ा। 1980 के दशक में अपना गिरोह बनाया। 1998 में अल्मायो और उसके 5 साथियों पर सरकार ने लगभग 20 करोड़ रुपए का इनाम रखा, मगर अल्मायो पुलिस की पकड़ से बहुत दूर रहा। फिर 2006 में मेक्सिको में वॉर ऑन ड्रग्स शुरू हुआ। उस दौर में सिनालोआ कार्टेल से भी एक बड़ा गिरोह था, तिजुआना कार्टेल। सबसे ज़्यादा पुलिस की जद में इसी गिरोह के लोग आए। उनको लगा कि अल्मायो हमें बचाने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मायो ने अपना फ़ायदा देखा। वॉर ऑन ड्रग की सबसे ज़्यादा मार तिजुआना कार्टेल पर पड़ी। उनका प्रभाव खत्म हो गया। इसके बाद सिनालोआ कार्टेल का एक छत्र राज शुरू हुआ। 2007 में अमेरिका ने मायो पर $5 मिलियन का इनाम रखा। 2011 में खबर आई कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और खुलेआम घूम रहा है। 2016 में अल चापो पकड़ा गया, तब कार्टेल की कमान अल्मायो के पास चली गई। 2019 में खुलासा हुआ कि अल्मायो हर महीने लगभग 9 करोड़ रुपए सिर्फ रिश्वत के रूप में बांट देता है। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। 2009 में उसके एक बेटे अल विंसेंटेलो को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में उसे अमेरिका भेजा गया। वहाँ उसे लालच दिया गया कि पिता के बारे में जानकारी दो, तुम्हें छोड़ देंगे। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की बजाय अल चापो को पकड़वाने की डील कर ली। हालांकि वो अभी भी जेल में है। क्या अल्मायो की गिरफ्तारी से सिनालोआ कार्टेल खत्म हो जाएगा? प्राचीन साम्राज्यों की ही तरह मेक्सिकन ड्रग कार्टेल्स भी शाश्वत नहीं रहते। एक का सूरज डूबता है, दूसरे का उगता है। जानकार कहते हैं कि इनकी नई लीडरशिप पहले ही तैयार होगी। अल चापो और अल मायो के बेटे ने ये कारोबार संभाल लिया होगा। इस मायो की गिरफ्तारी अमेरिका के लिए बड़ी जीत तो है ही, मगर इसकी वजह अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव हैं। जानकार कहते हैं कि बाइडेन सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना सकती है। इसका फायदा डेमोक्रेटिक पार्टी को हो सकता है। हालांकि ये एक और नए चैप्टर की शुरुआत भर है। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट, जिसे यहीं पर खत्म करते हैं और सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी लाओस से है। 25 जुलाई को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लाओस की राजधानी वियंतिन पहुंचे आसियान से जुड़ी मीटिंग्स में हिस्सा लेने। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मकसद था सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। 10 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं वो 10 देश? वो हैं सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई और म्यांमार। भारत आसियान का मेंबर तो नहीं है, मगर एक अहम सहयोगी जरूर है। इस नाते वो आसियान की मीटिंग्स में हिस्सा लेता रहता है, जबकि चीन आसियान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये तो हुई आसियान की कहानी। लाओस में जयशंकर और भी कई मीटिंग्स में शामिल होने वाले हैं। इसी क्रम में 25 जुलाई को उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। भारत की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक फोकस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जारी गतिरोध को सुलझाने पर रहा। दोनों नेताओं ने माना कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। चीन ने भी अपने बयान में सीमा विवाद पर जोर दिया है।
लिखा है, दोनों पक्ष सीमाई इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करने के लिए सहमत हुए हैं। जुलाई 2024 में जयशंकर की वांग यी से ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेता कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में मिले थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट के दौरान। लाओस में जयशंकर 27 जुलाई तक रहेंगे, फिर वो सीधे टोक्यो जाएंगे, जहां 28 जुलाई को क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। भारत 2024 की क्वाड लीडर्स की समिट का मेजबान है। पहले ये जनवरी में होने वाला था। अब दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं, जो फ्रांस से आई है। तारीख 26 जुलाई 2024, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन का दिन। उद्घाटन से कुछ घंटे पहले फ्रांस में कई जगहों पर हमले की खबर आई। हमला फ्रांस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क TGV पर हुआ। इसकी वजह से कम 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक ना तो हमले का दायरा पता चला है और ना ही साजिशकर्ताओं के बारे में कोई भी जानकारी मिली है। TGV को नेशनल कंपनी फॉर फ्रेंच रेलवेज SNCF ऑपरेट करती है। SNCF ने हमले के बारे में क्या बताया? हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाधित हो गया। कई रूट्स पर ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। ये समस्या अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी, जब तक कि रिपेयर का काम पूरा नहीं हो जाता। पैसेंजर्स से रेलवे स्टेशन से दूर रहने की अपील की गई है। सरकार इस पर क्या कर रही है? फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने एक्स पर लिखा, खुफिया एजेंसियों और पुलिस मामले की जांच में लगी हैं। उन्हें इस आपराधिक गतिविधि के दोषियों को ढूंढने और सजा दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। कितनी गंभीर है ये घटना? जैसा कि हमने पहले बताया, 26 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक का उद्घाटन हो रहा है। समारोह के दौरान लगभग 7,500 एथलीट्स नाव में बैठकर सीन नदी में परेड करेंगे। आमतौर पर परेड बंद स्टेडियम्स में हुआ करती थी, पहली बार स्टेडियम से बाहर हो रही है, वो भी ऐसे समय में जब फ्रांस हाई अलर्ट पर है। आतंकी हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। ओलंपिक की सिक्योरिटी के लिए 75,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी शिन बेत को पेरिस भेजा है। वे इजरायली एथलीट्स की सुरक्षा करेंगे। फ्रांस की सरकार ने ओलंपिक में चाक चौबंद सुरक्षा का वादा किया है, उसके लिए तैयारी भी की है, मगर रेल नेटवर्क पर हमले के बाद तैयारियों पर सवाल जरूर उठेंगे। अब आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ चलते हैं, जो अमेरिका से आई है। 2 अपडेट्स हैं, एक एक करके जान लेते हैं। पहला अपडेट कमला हैरिस से जुड़ा है। राष्ट्रपति चुनाव के टिकट के लिए कमला हैरिस का दावा और मजबूत हो गया है। 25 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनके समर्थन में बात कही। आप पहले वो वीडियो देखिए। Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट हासिल करने की कोशिश में लगी हैं। अंतिम फैसला अगस्त 2024 में पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में होगा। चूंकि जो बाइडेन की जगह वो रेस में आई, इसलिए उनके पास डेडिकेटेड डेलीगेट्स नहीं हैं। बाइडेन के डेलीगेट्स अपने विवेक से वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि जैसे जैसे पार्टी के दिग्गज नेता कमला को सपोर्ट दे रहे हैं, उनके जीतने की संभावना बढ़ गई है। ओबामा से पहले बिल और हिलेरी क्लिंटन, नैन्सी पेलोसी, गैविन न्यूसॉम जैसे नेता कमला को समर्थन दे चुके हैं। मान लीजिए कमला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बन गई, फिर क्या होगा? उनका सामना रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से होगा। वोटिंग 5 नवंबर को होनी है और अभी क्या स्थिति है? कमला ट्रंप के मुकाबले आगे चल रही हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स और इप्सोस के पोल के मुताबिक 44% वोटर्स कमला के समर्थन में हैं। वहीं ट्रंप 42% पर सिमट गए हैं। जिस समय बाइडेन ने रेस छोड़ी, उस वक्त वो ट्रंप के मुकाबले पीछे चल रहे थे। अब दूसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। 25 जुलाई को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडेन और कमला हैरिस से मुलाकात की। इसमें गाजा जंग का मुद्दा छाया रहा। बाइडेन और कमला दोनों ने संघर्ष विराम प्रस्ताव मानने और बंधकों को छुड़ाने के लिए डील करने पर जोर दिया। कमला ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बोली, मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि डील पूरी करने का समय आ चुका है। There has been hopeful movement in the talks to secure an agreement on this deal. And as I just told Prime Minister Netanyahu, it is time to get this deal done. So to everyone who has been calling for a ceasefire, and to everyone who yearns for peace, I see you and I hear you. कमला ने यह भी कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मगर वो कैसे करता है वो मैटर करता है। From when I was a young girl collecting funds to plant trees for Israel, to my time in the United States Senate and now at the White House, I have had an unwavering commitment to the existence of the State of Israel, to its security,
and to the people of Israel. I've said it many times, but it bears repeating. Israel has a right to defend itself, and how it does so matters. कमला हैरिस ने माना कि गाजा में मानवीय संकट चल रहा है और इसकी जिम्मेदारी इजराइल की है। उन्होंने साफ किया कि इजराइल को गाजा छोड़कर निकलना होगा और 2 स्टेट सॉल्यूशन ही शांति का इकलौता उपाय है। इस बयान पर नेतन्याहू ने पब्लिकली तो कुछ नहीं कहा, हालांकि वो बहुत खुश नहीं है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को इतने सख्त कमेंट की उम्मीद नहीं थी। उनका इरादा संघर्ष विराम प्रस्ताव के बाद जंग दोबारा शुरू करने का है। उन्होंने इजराइल की आलोचना के लिए भी नाराजगी जताई। 26 जुलाई को नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं। इस मीटिंग पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट आएगा हम ललन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप ललन टॉप के साथ बने रहिए। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।